नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनजे क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि का नियम नंबर 10। हमने पहले के वीडियो में 9 नियम कर लिए हैं और जो 10वां नियम है आज हम करने जा रहे हैं। तो व्यंजन संधि में 10वां नियम ये कहता है कि यदि कोई स्वर में छ मिलता है तो च का आगम हो जाता है। यहाँ पे कोई स्वर कहाँ होगा? प्रथम खंड के अंतिम वर्ण में, ठीक है। और छ कहाँ होगा? द्वितीय खंड के प्रारंभिक वर्ण जो होगा वो कौन सा होगा? छ। अगर ये आपस में मिलते हैं तो च का आगम हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से होगा, उदाहरण से समझते हैं। जैसे वि धन छेद, वो में कौन सा स्वर है? ई। तो कोई स्वर आ गया, पहली कंडीशन पूरी हो गई। यहाँ पे छ आ गया तो किसका आगम हो जाएगा? यहाँ च का आगम हो जाएगा। कहीं कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये भी ऐसे का ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे का ऐसे रहेगा। सिर्फ च का आगम होगा कहाँ? जहां पर संधि हो रही है। तो देखिए बी लिख दिया, छेद लिख दिया और आगम कहाँ होगा? इधर होगा। तो च का आगम हो गया। नया शब्द जो बना वो कौन सा बना? विच्छेद। एक और उदाहरण लेते हैं। परिधन छेद, ये भी ऐसे का ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे का ऐसे रहेगा। यहाँ पे देखिए ई का स्वर है, यहाँ पे छ है तो च का आगम होगा। और आगम कहाँ होगा? इस संधि वाले स्थान पर, जोड़ वाले स्थान पर क्या होगा? आगम होगा। नया शब्द क्या बनेगा? परिच्छेद। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि स्वर होना चाहिए, चाहे वो कोई भी स्वर हो। और सामने वाला जो द्वितीय खंड है तो वहां पे जो प्रथम वर्ण है वो क्या होना चाहिए? छ होना चाहिए। तो स्वर में जब आप छ आकर के मिलेगा तो च का आगम हो जाएगा। अब आगे देखिए, एक और उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। अनुधन छेद, क्या बनेगा? कुछ नहीं करना, सिर्फ च का आगम करना है। च का आगम किया तो क्या नया शब्द बन गया? अनुच्छेद। एक और उदाहरण लेते हैं। आधन छादन, तो देखिए कुछ नहीं करना, च का आगम हुआ, आ ऐसे कैसे आ जाएगा और छादन भी यूं का यूं नीचे लिख देंगे। नया शब्द क्या बन गया? आच्छादन। तो ये हमारा नियम नंबर हो गया 10। अब 11वां नियम समझ लेते हैं। व्यंजन संधि का 11वां नियम क्या कहता है कि यदि ई उ में स आकर के मिले तो जो दंत्य स है वो किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य श में बदल जाएगा। तो देखते हैं किस प्रकार से बदलेगा। जैसे वी धन सम, वी में कौन सा स्वर है? ई। पहली कंडीशन पूरी हो गई। उसके बाद में देखिए सम, सम में स दंत्य आ रहा है, स्वर के बाद में दंत्य से आकर के मिलेगा, ठीक है। तो जो दंत्य से है वो क्या बन जाएगा? मूर्धन्य श बन जाएगा। तो इसमें परिवर्तन क्या होगा? परिवर्तन होगा, ये जो स है वो मूर्धन्य से बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किसमें होगा? इसमें। तो जो दंत्य से है वो क्या बन गया? मूर्धन्य से बन गया। तो क्या बन गया? नया शब्द विषम। एक और उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। वी धन सय, तो देखिए यहाँ पे कौन सा स्वर है? ई का स्वर है। यहाँ पे पहली कंडीशन पूरी हो रही है। फिर देखिए सय, तो अगर यहाँ पे ई है तो ये क्या बन जाएगा? शय बन जाएगा। और बी लगा दो तो क्या बन गया? नया शब्द विषय। अभिधन सेक, तो देखिए ई का स्वर और दंत्य से, तो ये स किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य श में बदल जाएगा। ये जो श होता है इसको क्या बोलते हैं?
मूर्धन्य श बोलते हैं, मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। तो नया शब्द क्या बन गया? अभिषेक। एक और उदाहरण हम लेते हैं, सुधन समा। तो देखिए यहाँ पे ओ का स्वर है, देख लीजिए। तो पहली कंडीशन पूरी हो रही है, ओ और आगे आगे क्या है? दंत्य से। तो ये क्या बन जाएगा? क्षमा बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? क्षमा। और ये क्या बन जाए? ये इसमें कोई परिवर्तन है नहीं, तो नया शब्द क्या बन गया? सुषमा। ये हुआ हमारा व्यंजन संधि का नियम नंबर 11। अब हम चलते हैं नियम नंबर 12 की ओर। क्या कहता है हमारा नियम नंबर 12? तो देखिए नियम नंबर 12 कहता है कि ई प्रथम खंड का अंतिम वर्ण यदि ई, र, री, श हो तथा इसमें न आकर के मिले, तो ये जो न है ये किस में बदल जाएगा? ण में बदल जाएगा। ये जो न है किस में बदल जाएगा? ण में। अगर ये किस में आकर के मिलता है? ई, र, री या श में, इनमें से किसी में भी एक में आकर के मिलता है। चलिए समझते हैं उदाहरण के द्वारा। तो देखिए परिधन नाम, तो यहाँ पे कौन सा स्वर है? ई का स्वर है। ई में न मिल रहा है, तो देखिए ई में न मिल रहा है तो ये न क्या बन जाएगा? अण बन जाएगा। जो स्वर यहाँ पे है वही स्वर यहाँ लग गया, क्या बन गया? नाम। और ये जो परि है ये ऐसे का ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, क्या बन गया? परिणाम। हमारी शर्त क्या कह रही थी कि ई, र, री, श इनमें से कोई एक हो, तो इनमें से कोई एक स्वर है, यहाँ पे ई का स्वर है और यहाँ पे न मिलके न आकर के मिला, तो ये न किसमें बदल गया? अण में बदल गया। सिर्फ इतना सा चेंज करना है और बाकी कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। अब आगे एक और उदाहरण देखते हैं, प्रधन नय। तो देखिए यहाँ पे प और र, तो र आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए र आ रहा है, प्र, ठीक है, यहाँ पे र पूरा है, तो र के बाद में न आ रहा है, तो ये न किस में बदल जाएगा? इसमें बदल जाएगा। ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा और ये भी ऐसे का ऐसे रहेगा। ऐसे का ऐसे मतलब यूं लिखेंगे लिखने में, तो क्या बन जाएगा? प्रणय। एक और उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं, प्रधन नाम। तो ये न किस में बदलेगा? ण में, क्या बन जाएगा? नाम। और प्र ऐसे का ऐसे लगा दो। फिर देखिए परिधन नय। तो देखिए ई का स्वर है, ये ई आ गई और फिर ई के बाद में न आया, तो ये क्या बन जाएगा? णय बन जाएगा। और परि को ऐसे कैसे लिख दो, क्या बन गया? परिणय। फिर देखिए री धन न, तो री में न मिल रहा है, तो हमें पता है री में न मिलता है तो क्या बनेगा? ण। और री ऐसे कैसे आ जाएगा, तो नया शब्द क्या बन गया? ऋण। इस प्रकार से हमारा नियम नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम चलते हैं व्यंजन संधि के नियम नंबर 13 पर। नियम नंबर 13 क्या कहता है, जरा देखते हैं। नियम नंबर 13 कहता है कि यदि श के बाद में प्रथम खंड का अंतिम वर्ण क्या हो? श हो, और उसमें आकर के क्या मिले? त आकर के मिलता है, तब जो अगर उसमें त आकर के मिलता है, अगर श में त आकर के मिलता है तो त क्या बन जाएगा? त बन जाएगा। यदि श में थ आकर के मिले तो थ क्या बन जाएगा? थ बन जाएगा। तो देखते हैं कैसे होता है। शश घन थ, तो देखिए श मिला क्या आकर के? थ, तो ये थ क्या बन जाएगा? थ बन जाएगा। ये देखिए हलंत युक्त है श, तो क्या बनेगा नया शब्द? शश ठ। ये थ है तो क्या बन जाएगा? ठ। थ क्या बन जाएगा? ठ। तो नया शब्द क्या बना? षष्ठ। एक और उदाहरण लेते हैं, उत्कृष्ट धन त। अब श के बाद में त आया तो त क्या बनेगा? ट बनेगा। त क्या बनेगा? ट बनेगा। नया शब्द क्या बन जाएगा? देखिए उत्कृष्ट, ये आधा श है,
क्योंकि हलंत लगा है। तो क्या बन गया? उत्कृष्ट। उत्कृष्ट धनत क्या बन गया? उत्कृष्ट। एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। शश धन ती। अब श के बाद में ती आया तो क्या बन जाएगा? टी। तो नया शब्द क्या बनेगा? षष्टी। तो इस प्रकार से हमारा नियम नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नियम नंबर 14 पे। नियम नंबर 14 क्या कहता है कि यदि अहन में र मिले, अहन में र मिले तो क्या बनेगा? ओ। यदि अहन में र नहीं मिले तो क्या बनेगा? र। और ये जो न है इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा लोप। तो देखते हैं, अहन धन रात्र। अहन के बाद में रात्र मिल रहा है, इसको हटा दो, इसका हो गया लोप। बचा क्या? ये बचा और ये बचा। और स्वर कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? ओ का स्वर आ जाएगा। तो अह, ओ का स्वर मिला तो क्या बन गया? अहो। और क्या बनेगा? रात्र। फिर चलते हैं आगे। अहन में र नहीं मिले तो कोई और व्यंजन मिले तो क्या होगा? देखिए, अहन धन निश। तो यहाँ पे र आया नहीं, तो र नहीं आया तो क्या बन जाएगा? ये र बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अहर निश। क्या बन जाएगा? अहर निश, क्योंकि र आ गया, क्योंकि यहाँ पे र आया नहीं। ठीक है, तो इसको लिखने में कैसे लिखते हैं अपन? अहर निश। अहर निश। इस प्रकार से ये नया शब्द बनेगा। अब हम समझते हैं व्यंजन संधि का नियम नंबर 15। नियम नंबर 15 क्या कहता है कि यदि संधि के प्रथम खंड का अंतिम वर्ण रि, र, श हो तथा द्वितीय खंड का प्रारंभिक वर्ण कोई स्वर हो या फिर क वर्गीय कोई व्यंजन हो या फिर प वर्गीय कोई व्यंजन हो, तब जो अंत वाला न होता है, अंत वाला न जो है वो किस में बदल जाएगा? अणय में बदल जाएगा। प्रत्योष, दरवाजा बंद कर ले। पता नहीं लगता खुद को? अणय में बदल जाएगा। देखते हैं कैसे, उदाहरण से समझते हैं। भर धन अन। तो देखिए, ये र आ गया। हमारा जो नियम कह रहा है कि र हो या री हो या श हो, तो एक शर्त पूरी हो गई, र आ गया। आगे क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। तो ये जो न है अंत वाला, ये किस में बदलेगा? ण में बदलेगा। देखते हैं कैसे बदलेगा। यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होगा। ये हलंत युक्त र है, इसमें जब स्वर मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा, तो र बन गया। और ये न किस में बदल जाएगा? ण में बदल जाएगा। तो नया शब्द क्या बन गया? भरण। अब एक और उदाहरण से इसको समझते हैं। भूष धन अन। तो देखिए, श श, स्वर स्वर, स्वर हो गया, श हो गया, दोनों कंडीशन पूरी हो गई। तो ये न किस में बदल जाएगा? ये न ण में बदल जाएगा। देखते हैं किस प्रकार से। भू आ गया, श में अ मिला तो पूरा श बन गया और ये न अण में बदल गया। तो नया शब्द क्या बना? भूषण। एक और उदाहरण समझते हैं। प्र धन मान। तो देखिए, प्र, यहाँ पे प और र आ रहा है, र आ गया। अब ये जो न है अंतिम वाला, ये किस में बदलेगा? अण में बदल जाएगा। तो प्र धन मान है तो क्या बन गया? मान बन गया। और ये प्र इस प्रकार से लिखेंगे, नया शब्द क्या बना? प्रमाण। ये हो गया हमारा संधि का नियम नंबर 15। अब चलते हैं हम नियम नंबर
16 की ओर। नियम नंबर 16 क्या कहता है? नियम नंबर 16 कहता है कि जब संधि के प्रथम खंड का अंतिम वर्ण जो है, जो प्रथम खंड है वहां पे या तो परी आ जाए या फिर सम आ जाए, या तो परी आ जाए या सम आ जाए, तब क्या होगा? इसके साथ यदि क्री धातु का कोई भी रूप आ जाए, जैसे क्री धातु का कोई भी रूप है, जैसे कर, कार, करण, कृत, कर्ता, कृति, इनमें से कोई भी आ जाए तो अगर ये जो रूप है ये परी के साथ अगर मिलेंगे तब तो किसका आगम हो जाएगा? मूर्धन्य श का आगम हो जाएगा। हलंत युक्त मूर्धन्य श मतलब कि आदेश श का आगम हो जाएगा। अगर ये सब क्री के धातु मतलब इनमें से कोई भी धातु जो है सम के साथ मिलती है तो दंत्य स का आगम हो जाएगा। तो देखते हैं किस प्रकार से होगा। जैसे देखिए परी धन कार, परी में कार मिल रहा है तो देखिए यहाँ पे परी आ रहा है, यहाँ पे कार आ रहा है, तो किसका आगम होगा? श का आगम होगा। नया शब्द क्या बन जाएगा? परिष्कार। अब जैसे दूसरा एक शब्द लेते हैं समधन कार, यहाँ पे ये हलंत है, हलंत युक्त सम है, तो समधन कार, सम में कार मिल रहा है तो किसका आगम होगा? दंत्य से का आगम हो गया। नया शब्द क्या बन जाएगा? संस्कार। ये जो संस्कार होता है इसमें ये जो उपसर्ग होता है कौन सा होता है? सम उपसर्ग होता है। अब आगे चलते हैं एक और उदाहरण पे। समधन करण, यहां भी क्या आएगा? दंत्य से आएगा, तो सम को हमने इस प्रकार से लिख दिया संस्करण। फिर एक और उदाहरण ले लेते हैं परिधन कृत, तो मूर्धन्य श का आगम हो जाएगा, कुछ नहीं चेंज होगा, बाकी सब वैसे का वैसे रहेगा। परिष्कृत। ये हो गया हमारा नियम नंबर 16। व्यंजन संधि का नियम नंबर 16 हमारा कंप्लीट हो गया। नियम क्या कहता है कि यदि परी और सम के साथ में क्री धातु का कोई भी रूप मिलता है आकर के इनमें से, तो परी के अंदर अगर मिल रहा है, परी के साथ मिल रहा है तब तो श का आगम होगा, अगर सम के साथ मिल रहा है तो दंत्य स का आगम होगा। इन उदाहरणों के द्वारा हमने समझ लिया इसको। जैसे एक और उदाहरण देख लीजिए, समधन कृत, सम के साथ में कृत मिल रहा है तो किसका आगम हो जाएगा? दंत्य स का आगम हो जाएगा। क्या बन जाएगा? संस्कृत। ये हो गया हमारा नियम नंबर 16 कंप्लीट। अब हम चलते हैं नियम नंबर 17 की ओर। अब देखो नियम नंबर 16 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नियम नंबर 17 की ओर। नियम नंबर 17 क्या कहता है? नियम नंबर 17 ये कहता है कि यदि ई या ओ में स्थान आकर के मिले या फिर स्था मिले या स्थिर मिले या फिर स्थूर या स्थिर या फिर स्थित आकर के मिलते हैं, तब इनमें कुछ इस प्रकार से परिवर्तन होते हैं कि देखिए ए या ओ में स्थान मिला तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? स्थान में परिवर्तित हो जाएगा। स्था होगा तो वो स्था में परिवर्तित हो जाएगा, स्थिर होगा तो वो स्थिर में परिवर्तित हो जाएगा और स्थूल होगा तो वो स्थूल में परिवर्तित हो जाएगा। अगर स्थैय होगा तो वो स्थैय में परिवर्तित हो जाएगा और स्थित होगा तो वो स्थित में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरणों से समझते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो दंत्य स है वो तो किस में बदल जाएगा? श में बदल जाएगा, और जो थ है वो किस में बदल जाएगा?
में बदल जाएगा। उदाहरणों से समझते हैं इसको। तो देखिए निधन स्था। अब देख लीजिए, ध्यान से देखिए इसको, निधन स्था। तो देखिए यहाँ पे ई उपसर्ग सॉरी ई की मात्रा है, तो ई वाला स्वर है यहाँ पे। ये देखिए न में ई का स्वर है और आगे स्था है। तो हमें पता है कि स्था जो है किसमें बदलेगा, ये देखिए स्था में बदलेगा। यहाँ पे स्था लिख दिया और ये देखिए नी, तो नया शब्द क्या बन गया, निष्ठा। नया शब्द क्या बन गया, निष्ठा। अब एक और उदाहरण लेते हैं, निधन स्थूर। तो स्थूर किस में बदल जाएगा, ई के बाद में स्थूर है तो किस में बदल जाएगा, स्थूर, स्थूर। और यहाँ पे नी, तो नया शब्द क्या बन गया, निष्ठुर। नया शब्द क्या बन गया, निष्ठुर। एक और उदाहरण लेते हैं, अनुधन स्थान। देखिए ऊ का स्वर है, ऊ का स्वर है, स्थान है, तो स्थान किस में बदलेगा, देख लीजिए स्थान। स्थान का स्थान बन गया और अनु का अनु ऐसे लगा दो तो क्या बन गया, अनुष्ठान। फिर देखिए अधिधन स्थाता। ई का स्वर है, आगे स्थाता है। स्थाता किस में बदलेगा, सारणी में से देख लो, स्थाता जो है हमने लिखा नहीं है स्थाता, तो स्थाता किस में बदलेगा, स्थाता में बदलेगा। तो नया शब्द क्या बन गया, अधिष्ठाता। आगे देखिए एक और उदाहरण ले लेते हैं, प्रतिधन स्था। अब देखिए स्था है तो स्था में बदल जाएगी और यहाँ पे प्रति है तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, तो क्या बन गया नया शब्द, प्रतिष्ठा। यहाँ पे ई का स्वर, यहाँ पे स्था, तो ई के स्वर के बाद में स्था किस में बदल गया, स्था में बदल गया और प्रति वैसे का वैसे लिख दिया, तो क्या नया शब्द बना, प्रतिष्ठा। एक और अंतिम उदाहरण ले लेते हैं, युधि धन स्थिर। युद्ध में स्थिर रहने वाला क्या कहलाएगा, युधि। यहाँ पे देखिए ई का स्वर है तो युधि, तो ये स्थिर है तो क्या बन जाएगा, स्थिर में बदल जाएगा। तो क्या बन गया नया शब्द, युधिष्ठिर। तो इसी के साथ हमारे व्यंजन संधि के सारे नियम पूर्ण होते हैं। हमने टोटल 16 ये 17 नियम कर लिए हैं। और भी कई सारे नियम अलग अलग विद्वान बताते हैं, लेकिन कितने नियम हमने सार रूप से निकाले हैं। तो आज व्यंजन संधि का हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे विसर्ग संधि के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल के बटन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो जो हम डालते हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। इसी के साथ